विद्यार्थी मित्रों, सब मजे में है ना। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय भारत की विरासत के एक टॉपिक भारत की भूमि और वहां के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत की भूमि और वहां के लोग। विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया होगा। उनके अवशेष सबसे पहले पूर्व दक्षिण अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं। भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि के आकर्षण के कारण अनेकों विदेशी प्रजाएं भारत की तरफ सदियों से आकर्षित होती आ रही हैं और यही कारण है कि भारत में बहुत सारी विदेशी प्रजाओं के तत्व प्राप्त हुए हैं। कुछ नरवंश शास्त्रियों और भाषा शास्त्रियों की अद्यतन खोजों से पता चला है कि द्रविड़ और उनके अतिरिक्त अन्य 6 जितनी प्रजाएं भारत में आकर बसी थीं। नरवंश शास्त्री वे लोग होते हैं जो विविध प्रकार की प्राचीन प्रजाओं के ऊपर अध्ययन करते हैं। आइए हम एक एक करके सभी प्रजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, नेग्रिटो अथवा निग्रो। इस प्रजा को हबसी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रजा के लोग किस प्रकार के दिखाई देते थे, उनकी कुछ इमेजें हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि निग्रो प्रजा या नेग्रिटो जाति के लोग किस प्रकार के शारीरिक लक्षण रखते थे। निग्रो, नेग्रिटो अथवा निग्रो के नाम से जाने जाने वाली प्रजा अर्थात हबसी प्रजा भारत के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि ये लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत में आके बसे थे। इनकी शारीरिक विशेषता क्या है, आइए जरा देखते हैं। ये रंग में श्याम रंग के होते थे। इनकी ऊंचाई 4 से 5 फुट की होती थी तथा सिर पर घुंघराले बाल होते थे। आपने इमेज में देखा, आपको ख्याल आया होगा। नंबर 2, ऑस्ट्रेलॉइड। इस प्रजा को निषाद के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रजा के लोग किस प्रकार की शारीरिक विशेषता रखते थे, उसकी कुछ इमेज आपके सामने उपस्थित है। इसे देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का शारीरिक रंग रूप रखते थे। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा, ये प्रजा भारत में अग्नि एशिया से आकर बसी है, ऐसा माना जाता है। इनकी शारीरिक विशेषता क्या थी, तो ये श्याम रंग के, लंबा चौड़ा सिर, छोटा कद और चपटी नाक रखते थे। भारत में आकर बसने वाले आर्यों ने इन्हें निषाद नाम दिया था। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्म प्रदेश यानी जिसे वर्तमान में हम म्यांमार कहते हैं वो देश में भी इस प्रकार की जातियों के लक्षण देखने को मिलते हैं। असम तथा भारत के कई इलाकों में पर्वत पर बसने वाली कुछ जातियों के नाम उन पर्वतों के नाम पर से ही रखे जाते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान अमूल्य रहा है। कैसे अमूल्य रहा है, चलिए उसकी बात करते हैं। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना, सूती कपड़े को बुनना जैसे कई कौशल को जानते थे और उन्होंने ये कौशल हमें भेंट में दिए। उनकी अपनी विशिष्ट धार्मिक मान्यताएं थी। अगली प्रजा द्रविड़ प्रजा। आइए एक इमेज द्वारा ये लोग किस प्रकार की शारीरिक विशेषता रखते थे उसे देखते हैं। इस चित्र में आपको देख करके ख्याल आ रहा होगा कि वर्तमान में ये द्रविड़ प्रजा भारत में किस प्रदेश में आकर के बसी है। आप यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में द्रविड़ आज दक्षिणी क्षेत्र के अंदर ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात और है कि ये प्रजा जब भारत में आई तब यह उत्तर भारत में आके बसे थे। द्रविड़ों को मोहेंजोदारो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का निर्माता माना जाता है। उत्तर से आकर बसने वाली विविध प्रजाओं की भाषा और संस्कृति लक्षण बने रहे और वही बाद में समय बीतने पर द्रविड़ कहलाए। इन्होंने माता के रूप में देवी अर्थात पार्वती और पितृ के रूप में परमात्मा अर्थात शिव की पूजा का ज्ञान दिया। धूप, दीप और आरती से पूजा की परंपरा भी द्रविड़ों ने ही प्रचलित की थी। हम जो सुबह शाम प्रभु जी की पूजा करते हैं, उसमें जो दिया जलाते हैं, धूप करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, ये सब द्रविड़ों की भेंट है। उपरांत ये प्रजा पशुओं की पूजा भी करती थी। आज हम विविध प्रकार के पशुओं को देवी देवताओं के वाहन के रूप में पूजते हैं, वो द्रविड़ों की ही भेंट है। द्रविड़ों में मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी, अर्थात द्रविड़ संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। ये कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा, नौका तथा ग्रहों का ज्ञान रखते थे। आज जो ज्योतिष शास्त्री ग्रहों के विषय में हमें जानकारी देते हैं ना, वो द्रविड़ों की भेंट है। आर्यों का प्रभुत्व बढ़ जाने पर विद्यार्थियों, जब द्रविड़ उत्तर भारत में आके बसे थे, उनके बाद
एक और विकसित प्रजा भारत में आके बसी, वो थी आर्य। वे उत्तर में आके बसे थे और उनके उत्तर में आके बसने का ऐसा प्रभुत्व छाया कि द्रविड़ उत्तर से खसकते खसकते दक्षिण की तरफ आ गए और आज भी दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषा बोलने वाली प्रजाएं देखने को मिलती हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य उर्मी की अभिव्यक्ति से परिपूर्ण था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रजाएं भी भारत में आके बसी। निग्रो, निषाद और द्रविड़ों के अलावा मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मनट जैसी प्रजाएं भारत में आके बसी थी। मंगोलॉइड प्रजा किस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं रखती थी, वो इस चित्र को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। आइए कुछ विशेष जानते हैं। मंगोलॉइड प्रजा ये उत्तर पश्चिम चीन से तिब्बत के रास्ते होकर के भारत में आके बसी थी। उन्होंने उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया और समय बीतने पर उनका भी भारतीयकरण हो गया। ये किस प्रकार की शारीरिक विशेषता रखते थे, तो इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम आकार की आंखें देखने को मिलती थी। ये पीले रंग के होने के कारण ही किरात के नाम से जाने जाने लगे। अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड ये प्रजा भारत में मध्य एशिया से आकर के बसी प्रजा मानी जाती है। ये तीनों जातियां एक समान भौतिक गुणधर्म रखने वाली जातियां हैं। इस प्रजा के अंश विशेष करके महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं। आर्य विद्यार्थियों, आर्य किस प्रकार की शारीरिक विशेषता रखते थे तथा कौन कौन से कौशल रखते थे, वे आप इस चित्र को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य लोग हैं, ऐसा माना जाता है। इन्हें नॉर्डिक के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। आपने सुना होगा, कई पुराणों में आर्य शब्द का उल्लेख होता है और भारत को आर्यावर्त भी इसीलिए कहा जाता है। आर्य सर्वप्रथम भारत के वायव्य में आके बसे थे और वहां 7 बड़ी नदियां होने से सप्त सिंधु भी उस प्रदेश को कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला यानी वर्तमान का बिहार और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यव्रत का विस्तार हो गया था। इस चित्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में आर्य भारत में किस किस प्रदेश तक देखने को मिलते थे। आर्य अन्य समकालीन प्रजाओं में सबसे ज्यादा विकसित प्रजा मानी जाती है। आर्य भरत राजा या भरत कुल के नाम से विशाल इस प्रदेश को भारत भूमि या भरतखंड या भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाना जाने लगा। आर्य प्रकृति प्रेमी थे। वे वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि सभी की पूजा और आराधना किया करते थे। हम जो प्रातः सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं या तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, वे भी आर्यों की ही इस प्रकृति प्रेमी प्रवृत्ति का एक भाग है। इन्होंने इन सबकी स्तुतियों की रचना की और समय बीतने पर वेद पाठ प्रचलित हुए। धार्मिक विधियां और यज्ञादि क्रियाएं भी भारत में आर्यों ने ही शुरू करवाई हैं। इसके उपरांत विदेशी प्रजाएं जो भारत में आई, वे किस प्रकार से भारतीय बनी, इनका भारतीयकरण कैसे हुआ, आइए जरा उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, भारत में आई विविध प्रजाओं की संस्कृतियों और विशिष्ट तत्वों को अपनाकर एक समन्वय संस्कृति का सर्जन भारत में हुआ। समय बीतने पर भारत में आकर स्थायी हो जाने वाली सभी जातियों के बीच विवाह संबंध स्थापित हुए। इस विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण होता रहा। अलग अलग जातियों के विशिष्ट रहन सहन, भाषाओं, विचारों और धार्मिक मान्यताओं का भी समन्वय होता रहा। इस तरह प्रारंभिक काल से ही अपने देश में अनेक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा, जिसने भारत को एक भव्य और समृद्ध विरासत प्रदान की। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ। ये लोग आपस में इतना घुल मिल गए कि इनका अपना खुद का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व रह ही नहीं गया। इस प्रकार प्राचीन भारत में आई विविध प्रजाओं के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्ण, रंग बिरंगी और समृद्ध बनी और विदेशी प्रजाओं का भारतीयकरण हुआ। एक छोटी सी बात और, विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हमारा क्या कर्तव्य है। ये जो विरासत हमारे पास है, क्या इसे बचा के रखना, संभाल के रखना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है? जी बिल्कुल है। इसलिए हमारे संविधान में इसके लिए कुछ बातें कही गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत के नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6, ज और ट अर्थात 6, 7 और 9 में क्या क्या बातें दर्शाई गई हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1,
हमारी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अर्थात हमारी जो सामाजिक संस्कृति और समृद्ध विरासत है, हमें इसको संभाल के रखना है। नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करने, उनका संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का भी कर्तव्य है। इसी के तहत हमें किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए तथा विविध प्रकार के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा करनी है। अगर हम ऐसा सोचें कि जमीन सिर्फ हमारी है तो बिल्कुल गलत है। इस जमीन पर उतना ही हक उन प्राणियों का है जितना हमारा है। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने के कर्तव्य का समावेश किया गया है। हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा द्वारा इस विरासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी कोई भी प्रकार के दंगे होते हैं, तब सबसे पहले ऐसे विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक या प्राकृतिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है और उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। इस नुकसान की असर हमारी विरासत पर पड़ती है, इसलिए हमें इनका संवर्धन करना चाहिए और हिंसा का त्याग करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य विद्यार्थी मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। बाजू में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि जिससे हम कोई भी नई वीडियो जब अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।